हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन एंड लिंकेजेस। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और लिंकेजेस उससे लिंकेजेस कैसे होते हैं और उससे रिकॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं, ये हम आज के इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। जो मेंडल की स्टडी थी उससे हट के ये स्टडी है। ये जो स्टडी की है मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर, और उनके क्या रिजल्ट्स थे ये हम डिस्कस करेंगे। और उन्होंने कुछ नए कंसेप्ट्स सामने लाए, जैसे कि लिंकेजेस। तो ये लिंकेजेस के टाइप्स क्या होते हैं ये भी हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में दिया है, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वेर सेक्स लिंक्ड। तो मॉर्गन ने क्या किया, बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉसेस को स्टडी किया ड्रोसोफिला को लेके, मतलब फ्रूट फ्लाई को लेके। तो इन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स की स्टडी की थी। द क्रॉसेस वेर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस। तो ये जो क्रॉसेस थे सिमिलर थे डायहाइब्रिड क्रॉसेस के जैसे कि मेंडल ने पीप के ऊपर ये स्टडी की थे, उसी से रिलेटेड ये भी क्रॉसेस थे, वैसे ही क्रॉसेस थे इन शॉर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन डाइहाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स। तो इन्होंने कौन से फीमेल्स लिए थे? येलो बॉडीड फीमेल्स लिए, वाइट आइड फीमेल्स, येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल्स। एंड इन्होंने इसको क्रॉस किया था ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ। और इनका जो कॉम्बिनेशन बना, ये आगे जाके जो फर्स्ट प्रोजेनी बनी, तो वो कैसे थी? He observed that two genes did not segregate independently of each other. तो इनका ऑब्जर्वेशन कुछ अलग था मेंडल से। इन्होंने क्या बोला कि ये जो जीन्स होते हैं, टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जैसे अकॉर्डिंग टू मेंडल द जीन्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, बट अकॉर्डिंग टू मॉर्गन what he observed that the genes did not segregate independently of each other, and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1। तो इनका जो मेंडल्स की स्टडी थी उसमें उन्होंने देखा कि जो F2 जनरेशन था उसका रेशो था 9:3:3:1। लेकिन मॉर्गन ने इससे कुछ अलग रेशो पाया। तो यहाँ पे उनका क्या कहना था देखेंगे। Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome। तो इन्होंने क्या बोला कि जीन्स जो होते हैं, ये जो जीन्स है X क्रोमोसोम के, and saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were studied on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type। तो इन्होंने ये देखा कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड, टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस, जो दो जीन्स थे डायहाइब्रिड क्रॉस के, सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब सेम एक ही क्रोमोसोम पे अगर सिचुएटेड हैं जीन्स, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वेर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज था वो हायर था दैन दैट ऑफ द नॉन पेरेंटल टाइप। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो केयरफुली ये देखो कि क्या लिखा है इसमें। मॉर्गन अट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। तो जो जीन्स बहुत ही क्लोज थे, क्लोजली एसोसिएटेड थे, फिजिकल एसोसिएशन था इनमें, तो इनको मॉर्गन ने नाम दिया लिंकेज का। तो ये क्या डिस्क्राइब करता है? टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। ओके, तो दिस इज
indicating or this is describing the physical association of the genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. तो इन्होंने association, this physical association of the genes on a parent on a chromosome, and the term recombination क्या किसके लिए उन्होंने यूज़ किया? Recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Okay, तो non-parental gene combination के लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया recombination का. Okay, आगे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें. Now Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, मॉर्गन और उनके ग्रुप ने ये भी स्टडी किया और ये भी देखा कि इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, इवन दो अगर जीन्स एक ही सेम क्रोमोसोम पे ग्रुप्ड रहेंगे, फिर भी सम जीन्स वेर वेरी टाइटली लिंक्ड. तो ऐसे जीन्स होते बहुत ही ज़्यादा टाइटली लिंक्ड होते हैं जो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं. रिकॉम्बिनेशन कब दिखेगा? अगर ये जीन्स अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए तो ही रिकॉम्बिनेशन होगा. लेकिन ये अगर बहुत ही टाइटली क्लोज्ड और लिंक्ड है टुगेदर, देन दे वोंट शो द रिकॉम्बिनेशन. वेरी लेस रिकॉम्बिनेशन विल बी ऑब्जर्व. वाइल अदर्स वेर लूजली लिंक्ड. तो कुछ ऐसे जीन्स थे जो बहुत ही लूजली लिंक्ड है, मतलब far away from each other. They are far away from each other, and because of that they showed very higher recombination. तो क्योंकि ये जीन्स अलग थे, बहुत दूर थे, पास में नहीं थे, तो ये रिकॉम्बिनेशन आगे जाके आगे की जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड येलो were very tightly linked and showed only 1.3% recombination. तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था, जैसे एग्जाम्पल दिया है, he found that the genes वाइट एंड येलो, वाइट और येलो जो जीन्स थे, येलो के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स थे, दे वेर टाइटली लिंक्ड. तो इनका जो लिंकेज था वो बहुत टाइटली लिंक्ड था, इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम था, जैसे 1.3% रिकॉम्बिनेशन था. और अगर वाइट एंड मिनिएचर विंग की बात करें, वाइल वाइट एंड मिनिएचर विंग शोड 32.7% रिकॉम्बिनेशन. तो जब बहुत ही अवे रहेंगे, बहुत ही डिस्टेंटली प्लेस्ड रहेंगे जीन्स, तो डेफिनेटली द परसेंटेज ऑफ द recombination will be more as compared to the genes which are very tightly closely or highly linked together. जब जहाँ तक फिज़िकल एसोसिएशन है, बहुत ही पास में है वो जीन्स, तो अलग नहीं होते वो. ठीक है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन भी नहीं दिखाते, शो करते हैं. तो इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन का रेट है या फिर परसेंटेज है वो बहुत ही कम होता है. तो यहाँ पे 1.3 इफ़ दे आर टाइटली लिंक्ड, एंड इफ़ दे आर लूजली लिंक्ड देन दे शो 32.2% रिकॉम्बिनेशन. हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome. और इन्हीं के जो स्टूडेंट्स थे, अल्फ्रेड स्टुअर्टवेंट used the frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their position on the chromosome. तो यही चीज़ों का, इसी स्टडी का उन्होंने आगे जाके यूज़ किया जीन मैपिंग के लिए यूज़ किया. मतलब जीन्स के बीच में डिस्टेंस कैसे होता है, कितना होता है, कौन से जीन्स का जो बीच में गैप रहेगा या फिर डिस्टेंस रहेगा वो कैसे होगा. तो ये मैप उन्होंने बनाया, जीन मैपिंग उन्होंने किया ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. Today, genetic maps are extensively used as a starting point of the sequencing of whole genomes, as was done in the case of Human Genome Sequencing project described later.
तो इसी चीज़ों का, इन्हीं सब चीज़ों का, जैसे कि जेनेटिक मैपिंग है, जीनोम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, इस सभी प्रोजेक्ट्स में ये जीन मैपिंग काम में आया। और इन जीन्स में जो डिस्टेंस है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें रिलेटेड टू जेनेटिक्स, इट बिकेम वेरी इजी फॉर द साइंटिस्ट फर्दर। तो ये सब जो ह्यूमन जीन सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है वो आगे के चैप्टर में आपको अच्छे से डिटेल में है स्टडी उसकी। तो यहाँ पे जो डायग्राम है, अभी ये डायग्राम या फिर ये जो चार्ट टाइप दिख रहा है आपको कि क्रॉस ए है, क्रॉस बी है, यहाँ पे पेरेंटल F1 जनरेशन के कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप थोड़ा केयरफुली इसको ऑब्जर्व करो कि एग्जैक्टली दिया क्या है। अभी इन्होंने क्या दिया है, देखिए ये जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, ये दोनों भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। तो यहाँ पे Y एंड W ये दो जीन्स उन्होंने बताए हैं, ये दो एलील्स हो गए क्योंकि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे अरेंज्ड है। ओके, तो Y स्टैंड्स फॉर येलो एंड स्मॉल वाइट स्टैंड्स फॉर वाइट, स्मॉल W स्टैंड्स फॉर वाइट। तो यहाँ पे और एक वैरायटी है वाइल्ड टाइप, इसमें Y प्लस एंड W प्लस है। ओके, तो ये दो पेरेंट्स हैं, राइट। उसके बाद दूसरा एक क्रॉस है जिसमें स्मॉल W एंड स्मॉल m, वाइट एंड मिनिएचर विंग, एंड स्मॉल W प्लस एंड स्मॉल m प्लस, ये वाइल्ड टाइप है। ओके, तो यहाँ पे ये अगर इसमें क्रॉस किया तो F1 जनरेशन क्या दिखेगा, F1 जनरेशन में दिखेगा Y स्मॉल W, Y प्लस W प्लस, वाइल्ड टाइप हो गया ये कॉम्बिनेशन होके, एंड स्मॉल y स्मॉल w एंड दिस विल बी येलो वाइट। तो कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, रिकॉम्बिनेशन येलो वाइट का अगर क्रॉस किया वाइल्ड टाइप से, मेल वाइल्ड टाइप से, तो यहाँ पे F1 प्रोजेनी कैसे होगी, एक होगी वाइल्ड टाइप और दूसरी मिलेगी कॉम्बिनेशन के साथ येलो एंड वाइट। ओके, तो ये होगी F1 जनरेशन की प्रोजेनी। उसके बाद अगर इसके गैमेट्स बना दिए जाएंगे तो पेरेंटल टाइप में कितना रिकॉम्बिनेशन दिखेगा, 98.7%, एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स 1.3%। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितना होगा, सिर्फ 1.3% होगा। तो Y प्लस W प्लस वाइल्ड टाइप एंड Y प्लस W ये वाइट होगा। तो वाइल्ड टाइप एंड white and this will be small y w plus, this will be yellow white and this is completely yellow। और उसके बाद F2 जनरेशन में वाइल्ड टाइप एंड वाइट एंड येलो वाइट एंड दिस इज येलो। तो यहाँ पे आपको क्या शो किया है इसमें कि रिजल्ट्स ऑफ द टू डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। क्रॉस ए शोज क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y एंड स्मॉल w, क्रॉस B shows the crossing between genes W and M. Here dominant wild type alleles are represented with plus sign in superscript। और नोट क्या दी है इन्होंने, द स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज़ हायर दैन W एंड M। तो यहाँ पे लिंकेज जो इसमें दिया है, मतलब क्रॉस A में दिया है, इसमें किसका लिंकेज दिया है, Y और W का लिंकेज दिया है, Y एंड W का लिंकेज। और यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको W एंड M का और रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, लिंकेज कैसे, लिंकेज की वजह से वो यहाँ पे दिया है। तो आपको ये यहाँ पे क्लियरली शो किया है कि अगर ये दो जीन्स है बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है, करेक्ट, ये क्लोजली प्लेस्ड है, जबकि W और M ये दो जीन्स हैं वो डिस्टेंटली प्लेस्ड है। तो यहाँ पे लिंकेज जो है वो लूज लिंकेज है, और यह यहाँ इस केस में क्रॉस A में टाइट लिंकेज दिखता है। तो बिकॉज ऑफ द टाइट लिंकेज इट विल शो
it will show less recombination. And here in this case क्रॉस बी में आपको क्या दिखेगा, पैरेंटल टाइप 62.8% और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स में क्या दिखेगा, आपको ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज दिखेगा, लाइक 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। और इस केस में आपको रिकॉम्बिनेंट टाइप्स में 1.3% रिकॉम्बिनेशन। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द जीन्स आर वेरी टाइटली बाउंड और टाइटली लिंक्ड टुगेदर एंड दे वोंट सेपरेट और सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली सेपरेशन सेग्रीगेशन जीन्स का हो नहीं पाता, इसलिए रिकॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही कम, मतलब 1.3% है। और यहाँ पे क्योंकि जीन्स डिस्टेंटली प्लेस्ड है, इसलिए इसमें ईजीली वो सेग्रीगेट कर जाते हैं, और सेग्रीगेट मतलब सेपरेशन हो जाता है इनका, और सेपरेशन की वजह से वो क्या दिखाते हैं, 37.2% रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी इस केस में होती है। बस इतना आपको समझ लेना है कि क्रॉस ए में एग्जैक्टली हुआ क्या और क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा क्यों दिखा और क्रॉस ए में कम क्यों दिखा, परसेंटेज में वेरिएशन क्यों आ रहा है, बिकॉज दिस इज शोइंग टाइट लिंकेज एंड दिस इज शोइंग लूज लिंकेज। सो लिंकेजेस की वजह से उसमें रिकॉम्बिनेशन जो है वो कम ज़्यादा आपको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।